हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग हान हान हाई डेजर्ट में ट्रेनिंग पर चला गया। जो भी इस ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा उसे इनर डिसाइपल बनने का मौका और इमॉर्टलिटी एलिक्सर एज रिवॉर्ड मिल सकता था। वहाँ पर इन लोगों का सामना रेगिस्तानी लुटेरे और डीमन सिक के टॉप डिसाइपल पिंक प्रिंस से हो गया। पिंक प्रिंस ने 6 इन थंडर से इन सभी को घायल कर दिया। तभी युआन जियांगकोंग बैटलफील्ड छोड़कर भाग गया था। वहीं पर सीनियर मो पिंक प्रिंस के हाथों मारी जाने वाली थी, मगर तभी फैंग हान पिंक प्रिंस पर हमला करने कूद जाता है। अब आगे तो हम देखते कि पिंक प्रिंस सीनियर मो की स्पिरिट को निगल रहा था और तभी फैंग हान बड़ी तेजी से जाकर प्रिंस के पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन पिंक प्रिंस का कवच बहुत ज्यादा स्ट्रांग था जो फैंग हान को बहुत दूर ढकेल देता है। तब तक प्रिंस ने सीनियर मो को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो अपना रुख फैंग हान की तरफ मोड़ देता है। वो कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी इन थंडर से घायल होकर भी फाइट बैक कर पा रहे हो। जरूर से तुम्हारे पास कोई खास टालिस्मान है और अब मुझे उसे चेक करने दो। इधर फैंग हान सोच रहा था कि अब तो मैं बुरा फंस गया, मुझे अब जल्दी से सोर्ड को मैनिपुलेट करना होगा। शायद यही एक रास्ता है जिसका यूज करके मैं प्रिंस का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो सोर्ड को ढंग से मैनिपुलेट करना ही नहीं आता। खैर अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन है। जिसके बाद वो प्रिंस की तरफ अपनी सोर्ड थ्रो कर देता है, लेकिन वो प्रिंस की सोर्ड से हिट होकर वापिस से फैंग हान के पास आ जाती है। अब सेकेंड अटैक पिंक प्रिंस ने किया था, वो अपनी सोर्ड को काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता था। तो फैंग हान लिंगफिंग सोर्ड का यूज करके खुद को डिफेंड करना शुरू कर देता है। प्रिंस उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो समझ जाता है कि ये बंदा बहुत टफ है, इसीलिए वो मल्टीपल सोर्ड क्रिएट करके उस पे मुसलसल हमला करना शुरू कर देता है। फैंग हान सोच रहा था कि मेरा कल्टीवेशन लो होने की वजह से मुझे अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज करना पड़ रहा है। पता नहीं मैं इस बंदे को कैसे हरा पाऊंगा। और फाइनली फैंग हान उससे हिट होकर नीचे गिर जाता है। तब तक होंगी को भी होश आ चुका था। इधर पिंक प्रिंस कह रहा था कि बच्चे तुम सोर्ड को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इससे तो तुम और जल्दी मारे जाओगे। तब तक फैंग हान उसके कई सारे अटैक से हिट हो रहा था। पिंक प्रिंस उससे कहने लगता है कि फिलहाल मैं घायल हूँ, इसी वजह से तुम अभी तक मेरे सामने टिक पाए, नहीं तो तुम्हारे जैसे कीड़े को मसलने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिसके बाद दोबारा से फैंग हान पर हमला कर देता है। तो इस बार फैंग हान उसके अटैक को डॉज करके प्रिंस की सोर्ड को पकड़ के रखता है। तब तक फैंग हान की सोर्ड प्रिंस पर हमला करने ही वाली थी, मगर वो तो उसे आराम से डॉज कर लेता है। वो कह रहा था कि भले ही तुम मैनिपुलेशन में बहुत कमजोर हो, मगर तुम्हारे पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो तुम मेरे मैजिक सूट को कभी ब्रेक नहीं कर पाओगे। इधर होंगी धीरे धीरे पिंक प्रिंस की तरफ जा रही थी और फैंग हान अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके पिंक प्रिंस की सोर्ड को पकड़ रहा था। वो कहता है तुम 8वीं लेवल के कल्टीवेटर हो, आखिर कब तक मेरे सामने टिक पाओगे? थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारी स्पिरिट को चूस लूंगा और फिर तुम्हारा वो टैलिस्मान मेरा हो जाएगा। जिसके बाद वो सोल कंट्रोलिंग डीमन आई को एक्टिवेट कर देता है, जिससे फैंग हान को बहुत तकलीफ होने लगती है। वो सोच रहा था कि डोमेन ड्रैगन पिक्चर को एक्टिवेट करने का मेरे पास वक्त ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? अब पिंक प्रिंस कहता है कि तुम्हारे साथ टाइम पास बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मगर तभी होंगी पीछे से आकर उस पे हमला कर देती है। ये अटैक तो बहुत पावरफुल था, लेकिन उसकी सोर्ड प्रिंस की बॉडी को टच ही नहीं हो रही थी। जिसके बाद प्रिंस उसे दूर पुश करके कह रहा था कि अरे वाह, यहाँ पर तो एक और बंदी है और ये बहुत ही क्यूट है। मेरे तो मजे हो गए। अब वो फैंग हान को छोड़कर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। होंगी पीछे हटते हुए फैंग हान को मदद के लिए बुलाने लगती है और इधर फैंग हान होंगी को मुसीबत में देखकर प्रिंस पर चिल्लाने लगता है और इसी दरमियान वो सोर्ड उसकी बॉडी में चली गई थी। इधर पिंक प्रिंस होंगी से कह रहा था कि मेरी जान प्लीज मुझसे डरो मत और ना ही मुझसे दूर जाओ, देखो मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी रेड डिजायर सोर्ड तो गायब हो चुकी है। वो तुरंत ही समझ जाता है कि उसकी सोर्ड तो फैंग हान के अंदर है। जिसके बाद फैंग हान उस पर इवल फ्यूम से अटैक कर देता है और उस इवल फ्यूम ने एक ही झटके में पिंक प्रिंस को खत्म कर दिया। इधर युआन सिक की तरफ जा रहा था, तभी वो देखता है कि सीनियर हुआ तो वहीं से गुजर रहे हैं, तो जल्दी से जाकर उनसे मिलता है। इधर फैंग हान पिंक प्रिंस की सांसें चेक कर रहा था, तभी होंगी उससे कहती कि ये बंदा डीमन सिक का मास्टर था, उसकी लाइफ एक इमॉर्टलिटी एलिक्सर के मुकाबले की थी और तुमने इसे खत्म कर दिया। जिसके बाद वो फैंग हान के सामने नील करते हुए उसकी इज्जत बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। तो फैंग हान तुरंत ही उसे ऐसा करने से रोकता है। अब होंगी उससे कहने लगती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इमॉर्टलिटी की बात इतनी ज्यादा मुश्किल होगी। अब वहाँ पड़े लोगों को देख के होंगी को चक्कर आ रहे थे, तो फैंग हान
उसे बताता है कि तुम घबराओ मत, ये लोग मरे नहीं है, बस सीनियर मो की डेथ हो गई और युवान यहाँ से भाग गया। होंगी को तो यकीन ही नहीं होता कि युवान ऐसा भगोड़ा होगा। अब फैंग हान कहता है कि ये लोग इन थंडर की चपेट में है, मुझे इन्हें बचाना ही होगा। मगर तभी यक्षराज को होश हो जाता है तो फैंग हान जल्दी से जाकर हेवनली रूस्टर यांग रोप को पकड़ लेता है। मगर जैसे ही उसका हाथ डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर को टच हुआ, उसकी बॉडी उन सभी यक्षराज और उस रोप को अपने अंदर खींच लेती है, जिससे फैंग हान भी बेहोश हो गया था। अब वो सीधे डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि सभी यक्षराज और वो रोप वहीं पर बिखर गई है। थोड़ी ही देर में उस रोप के फीदर से एक होकर उसमें से एक परिंदा तैयार हो गया था। फैंग कहता है कि शायद ये वैल्यूएबल आर्टिकल की स्पिरिट है। अब वो रूस्टर इधर उधर भाग रहा था और तभी अचानक से उसे मारने के लिए एक ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है। फैंग हान समझ गया था कि ये ड्रैगन तो इसी पिक्चर का ओनर होगा। वो ड्रैगन उस रूस्टर के साथ फाइट कर रहा था और फिर थोड़ी देर में वो उसे निगल लेता है। वहीं दूसरी तरफ युवान सीनियर हुआ को बता रहा था कि हमारा सामना पिंक प्रिंस से हो गया, मगर हम ये जंग हार गए और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फैंग हान है। जाओ की लिंगफिंग सोर्ड उसी के पास थी, जिस वजह से सोर्ड फॉर्मेशन कोलैप्स हो गया। सभी लोग उस डीमन की इन थंडर की चपेट में आ गए। मेरे पास सिल्क सूट था, इसलिए मैं उस पॉइजन से बच गया, मगर आपकी हेवनली रूस्टर यांग रोप और मेरी सिल्वर स्नेक सोर्ड दोनों डीमन अपने साथ ले गया। हमारी सिचुएशन काफी खराब है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। तो सीनियर हुआ तुरंत ही बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर वो ड्रैगन आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा था, जिससे वहाँ पर काफी सारी धूल उड़ने लगती है। फैंग हान उसी धूल में उस ड्रैगन को ढूंढ रहा था और तभी एक बंदे से उसकी ठोकर लग जाती है। वो देखता है कि एक मिस्टीरियस बंदा वहीं पर गिरा हुआ था। उसके माथे पर 2 हॉर्न्स थे जो फैंग हान को काफी स्ट्रेंज लग रहे थे, तो उन्हें चेक करने लगता है और फिर थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि ये बंदा वही ड्रैगन है। इधर होंगी फैंग हान को उठाने की कोशिश करने लगती है, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिससे होंगी काफी डर जाती है। उसे लग रहा था कि हेवनली रोप की पावर्स को फैंग हान का टैलिस्मान झेल नहीं पाया। वो फैंग हान से कह रही थी कि प्लीज वापस आ जाओ, तुम इन्हें कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तो भला तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो। जिसके बाद वो रोने लगती है। इधर फैंग हान जैसे तैसे उस ड्रैगन को होश में लाता है, मगर उस बंदे ने तो फैंग हान को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया था। अब वो वापस से अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। वो फैंग हान को बता रहा था कि मैं इस पिक्चर की स्पिरिट हूँ, मेरा नाम है यान, मैं बुरी तरह से घायल था, मुझ में बहुत ही कम पावर्स बची थी, इसलिए मैं गहरी नींद में सो गया। फैंग हान मुझे सब पता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, तुमने किस किस के साथ फाइट की। अब वो ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो कह रहा था कि मैंने हेवनली रूस्टर यांग रोप का स्पिरिट एब्जॉर्ब किया, जिससे मुझ में थोड़ी सी ताकत आकर मैं ह्यूमन में बदल गया। लेकिन हम देखते कि अभी भी वो ड्रैगन बहुत ज्यादा कमजोर था, तो फैंग हान यान को संभालने लगता है। यान कह रहा था कि डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर दरअसल ड्रैगन एम्परर का ट्रेजर है, जिसे भी ये ट्रेजर मिलेगा वो इस दुनिया पर राज करेगा। फैंग हान मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हुआंग चुआन से एक को एक करो, वो फिलहाल बटा हुआ है, अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम बनोगे हुआंग चुआन द ग्रेट, तुम्हें हुआंग चुआन की अधूरी विश पूरी करनी होगी। तो फैंग हान इस अधूरी विश के बारे में पूछने लगता है, जिस पर यान कह रहा था कि ये जो सो कॉल्ड इमॉर्टल सेक्ट है, इन्होंने सभी लिविंग थिंग्स को अलग अलग ग्रेड्स में बांट दिया, इससे न जाने कितनी ही जंग छिड़ गई, कितने लोग मारे गए। तो हुआंग चुआन की आखिरी और अधूरी विश यही है कि इस दुनिया से अच्छाई और बुराई दोनों को मिटाकर इस खून खराबे को रोका जाए, एक नई दुनिया बनाई जाए जहाँ पर सभी लोग इक्वल हो, वहाँ कोई भेदभाव ना हो और इसी से दुनिया में शांति कायम हो सकती है। मैं इस काम में तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, मगर फिलहाल मैं बहुत कमजोर हूँ। अगर मुझे मेरी पावर्स को दोबारा से रीगेन करना है तो मुझे 3650 आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें रिफाइन करके मैं पावरफुल बन सकता हूँ, और वो आर्टिकल हेवनली रूस्टर यांग रोप जैसे ही पावरफुल होनी चाहिए, और तभी मैं शक्तिशाली बन सकता हूँ। 3650 ये आंकड़ा सुन के फैंग हान का मुंह तो खुला के खुला रह गया था। वो कह रहा था इतने सारे ट्रेजर्स, बाप रे, अब इतने सारे ट्रेजर मैं कहाँ ढूंढूंगा, ये जो एक मिला है ना वो भी गलती से मिल गया, और तुम्हें और 3650 चाहिए। यार कैसी बातें करते हो तुम, अब तुम ही मुझे बता दो कि इतने सारे ट्रेजर के लिए मैं कहाँ डाका डालूंगा। यान को उसकी बातें सुन के हंसी आ जाती है। वो कहते हैं फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ स्किल सिखा दूंगा, साथ ही मैं इन फ्लाइंग यक्षास को भी रिफाइन करूंगा, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेजी से लेवल अप होंगी। जिसके बाद वो फैंग हान के सामने हाथ बढ़ाकर कहता है कि बोलो फैंग हान, क्या तुम हुआंग चुआन द ग्रेट बनोगे। ये सुनकर फैंग हान सोचने लगता है कि अगर मैं हाँ बोलता हूँ तो मेरी कल्टीवेशन बड़ी ही तेजी से ऊपर जाएगी, मैं इनर डिसाइपल और फिर एक इमॉर्टल बन जाऊंगा, साथ ही ये भी चांस है कि मैं एक डीमन एम्परर बन पाऊँ। तो तुरंत ही यान से हाथ मिला लेता है। यान उसकी इस फैसले से काफी खुश था। इधर होंगी रात भर फैंग हान को अपनी बाहों में लेके बैठी थी और तभी वो होश में आ जाता है। उसके होश में आते ही होंगी उसे अपने गले से लगा लेती है और रोते हुए कह रही थी कि मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तो फैंग हान उससे तुरंत ही माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से
जिससे होंगी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। अब होंगी उससे दूर हटते हुए पूछने लगती कि तुम्हें क्या हो गया था, जिस पर वो कहता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो वो कहती कोई बात नहीं, सबके अपने अपने राज होते हैं। अब फैंग हान कह रहा था कि मुझे इन लोगों को बचाना होगा। तो होंगी उससे रोकते हुए कहती कि अगर तुमने इन्हें बचाया तो ये लोग तुमसे सवाल पूछेंगे, ऐसा सवाल जिसका तुम जवाब नहीं दे पाओगे। तुम्हारे ब्लड ने मुझे बचाया, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं समझती हूँ कि तुम्हारा कोई सीक्रेट है, मगर ये लोग तुम्हारा सीक्रेट जानना चाहेंगे। साथ ही तुमने इतने पावरफुल प्रिंस को कैसे मारा, ये सवाल भी उठाया जाएगा। और एक सवाल, पिंक प्रिंस की रेड डिजाइन सोड कहाँ पर है? अब बताओ क्या तुम इनके जवाब दे पाओगे? इसलिए मेरी मानो तो अभी कुछ मत करो। जिस पर फैंग हान कह रहा था कि हम सभी एक से एक के ही लोग हैं, तो मैं इन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। जिस पर वो कहती है कि सीनियर वो तो मर चुकी है, मगर बाकी के सभी लोग सिर्फ बेहोश है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इनके चक्कर में ना फंसो। अब वो फैंग हान का हाथ पकड़कर कह रही थी कि पहले तुम्हें खुद की हिफाजत करनी चाहिए, और वैसे भी युआन यहाँ पर मदद लेके आता ही होगा। तो फैंग हान कहता है कि बाकी के डिसाइपल का छोड़ो, लेकिन मैं लियू कांग को ऐसा नहीं देख सकता, इसलिए तुरंत अपना हाथ काट के लियू कांग को उसका खून पिला देता है, जिसके पीते ही वो होश में आ गया था। लियू कांग कहता है कि तुमने अपने खून से मुझे बचाया, यानी कि तुम सिक्स इन थंडर के पॉइजन को डिटॉक्स कर सकते हो, और शायद तुमने पिंक प्रिंस को मार दिया। जिस पर फैंग हान कहता है कि इसमें होंगी ने मेरी मदद की थी, हम दोनों ने मिलकर उसे मारा है। तो अब लियू कांग कह रहा था कि यहाँ पर कई सारी सोर्स और ट्रेजर है, इनका तुम क्या करने वाले हो? जिस पर फैंग हान कह रहा था कि हम इन्हें यहीं पर छोड़ देंगे या फिर अपने साथ सेक्ट में वापस ले जाएंगे। जिस पर लियू कांग कहने लगता है कि अगर हम इन्हें सेक्ट में ले गए तो हमें इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे भाई, अगर तुम्हें ट्रेजर नहीं चाहिए तो उन्हें मुझे दे दो, और वैसे भी तुमने पिंक प्रिंस को मारा है तो तुम्हें इमॉर्टलिटी एलिक्सर तो मिल ही जाएगा। ये सब सुनकर होंगी लियू कांग पर बहुत भड़क गई थी। वो कहती तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? फैंग हान ने तुम्हारी जान बचाई, मगर तुम्हें तो बस खजाने की पड़ी है। तो वो भी हंसते हुए कह रहा था कि होंगी तुम बेशरम किसे बोल रही हो, जरा जुबान संभाल के बात करो, समझ गई तुम? मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों कोई ना कोई सीक्रेट हाइड कर रहे हो, और शायद इसी वजह से सीनियर युआन जियानकोंग ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए बोला था। पहला तो मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब समझ आ रहा है कि वो सच बोल रहा था। अगर अब मैं तुम दोनों के बारे में सीनियर युआन और सीनियर हुआ को बता दूं, तो तुम दोनों फिर गए काम से। जिसके बाद वहाँ पड़े बेहोश डिसाइपल के ट्रेजर लेना शुरू कर देता है। उसमें युआन की सिल्वर स्नेक सोड भी थी। जिसके बाद वो कहता है कि तुम लोग मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे सीक्रेट रखूंगा, लेकिन ये सारे ट्रेजर पे मेरा हक है। जिसके बाद वो सीनियर मो के पास जाकर हेवनली रूस्टर यांग रोब ढूंढने लगता है, मगर वो ट्रेजर उसे नहीं मिलता क्योंकि वो तो फैंग हान के पास था। जिसके बाद वो पिंक प्रिंस का ब्लडी मैजिक सूट चेक कर रहा था। वो कहता है वाओ, अब ये भी मेरा होगा। तो फैंग हान उससे कहता है कि मेरे भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जिस पर वो कहने लगता है कि वेट अ मिनट, तुम्हारे पास भी एक टैलिस्मान है जो फ्लाइंग सोड को कैप्चर कर सकता है, तो चलो जल्दी से वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। तब तक होंगी ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। जिसके बाद वो बिना वक्त जाया करे अपनी तलवार सीधे लियू कांग के आर पार कर देती है। इससे वो एक ही सेकंड में खत्म हो गया था। फैंग हान देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, तो होंगी उसे समझाती है कि लियू कांग एक गद्दार था, मैंने उसे अच्छे से पहचान लिया था, इसलिए मैं उसे इग्नोर करती थी। तुम ही बताओ हम ऐसे बंदे को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं? अगर आज मैं इसे खत्म नहीं करती तो आगे चल के हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करता। फैंग हान इमॉर्टल बनने की राह काफी मुश्किल है, एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। इसलिए जब भी किसी को मारने की बात आए तो खुद को कमजोर मत करना। फैंग हान तुम बहुत रहम दिल हो, मगर ये दुनिया तुम्हारी जैसी नहीं है। जिस पर फैंग हान कहता है कि मैं लियू कांग को अपना भाई मानता था, इसीलिए उसके रियल चेहरे को पहचान नहीं पाया। होंगी तुमने आज जो कुछ भी मुझे सिखाया है वो मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पर ताकत ही सब कुछ है। तो होंगी उसके कंधे पर हाथ रख के कहती कि मैं बहुत खुश हूँ जो तुम ये बात समझ गए। अब फैंग हान दिल ही दिल में अपने मास्टर हाई चांद से कह रहा था कि मास्टर मैं एक दिन इमॉर्टल बनूंगा और फिर मैं बनूंगा डीमन एम्परर। और तभी उसे ड्रैगन यान की आवाज आती है। वो कह रहा था फैंग हान जल्दी से यहाँ से चले जाओ, सीनियर हुआ यहीं पर आ रहा है। तो तुरंत ही ड्रैगन यान को बाहर निकाल लेता है। होंगी तो उस ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। अब वो ड्रैगन जाके सभी ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करके फाइनली पिंक प्रिंस को भी निगल लेता है। अब फैंग हान हवा में जंप करके उस ड्रैगन को अपने अंदर वापस ले लेता है। जिसके बाद फैंग हान बड़ी ही तेजी से होंगी को लेके वहाँ से रवाना हो चुका था। उनके जाते ही वहाँ पर सीनियर हुआ और युआन पहुँच जाते हैं। युआन कह रहा था कि शायद हमें लेट हो गया, तो सीनियर हुआ तुरंत ही अपनी पावर से सबकी प्रिमोर्डियल स्पिरिट को चेक करते हैं। उसमें सिर्फ सीनियर में और दूसरे दो डिसाइपल मरे हुए थे। उन डिसाइपल में था लियू कांग और प्रिंस बाओ। सीनियर हुआ युआन को बताते हैं कि
बाकी के डिसाइपल सिर्फ इन थंडर से पॉइजन है, मगर वो सभी जिंदा है। जिसके बाद सीनियर हुआ ने अपनी फ्रोजन स्ट्रेंथ से उन्हें हवा में उठा लिया था। अब सीनियर हुआ कह रही थी कि मैंने इन सभी के प्रिमोर्डियल स्पिरिट और पॉइजन के असर को भी लॉक कर दिया है, जिस वजह से इनके स्पिरिट अब सेफ है। तो युवा ने सीनियर मो के पास जाकर कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ इसलिए आपको बचा नहीं पाया। अब सीनियर हुआ वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वो कहता है कि सीनियर, आपकी हेवनली रूस्टर यांग रोप, मेरी सिल्वर स्नेक सूट और साथ ही हमारी जूनियर्स की सारी तलवारें गायब है। तो सीनियर हुआ के साथ आई बच्ची कहने लगती है कि अगर तुम इतने घमंडी और कमजोर ना होते तो हेवनली रूस्टर यांग रोप ऐसे गायब नहीं होती। अब युआन को उस बच्ची को क्या जवाब दिया जाए ये समझ नहीं आ रहा था। वो कह रहा था कि मैं एक दिन बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और फिर मैं पिंक प्रिंस का मुकाबला करके यांग रोप को वापस लाऊंगा। जिस पर वो दूसरी बच्ची कह रही थी कि सीनियर की यांग रोप प्योर यांग टैलिस्मान है। अब उसके ऊपर जो ब्लड सील लगा था वो हट चुका है, इसीलिए तुम्हारे जैसा बेवकूफ कभी भी उस रोप को ढूंढ नहीं पाएगा। तभी वो दूसरी बच्ची कहने लगती है कि पिंक प्रिंस क्या उसका बाप भी उस ब्लड सील को हटा नहीं सकता। ये सुनकर युआन भी सोच में पड़ जाता है कि अगर यांग रोप पिंक प्रिंस के पास नहीं तो फिर किसके पास है। तभी सीनियर हुआ बताते हैं कि सिर्फ ईवल सेक्ट के एल्डर्स ही उस सील को हटा सकते हैं। युआन कहता है कि इसका मतलब इसमें वो भी शामिल है। तो सीनियर हुआ युआन को बताते हैं कि जिसने भी मेरी यांग रोप ली है मैं उसे जल्द ही खत्म कर दूंगा। तभी युआन को याद आता है कि उनके ग्रुप में तो 10 लोग थे और अब है 8। इसका मतलब था कि 2 लोग मिसिंग है। वो कहते हैं सीनियर, फैंगन और होंगी गायब है। वही दूसरी तरफ हम फैंगन को देखते हैं जो कि ड्रैगन पावर्स की वजह से बड़ी ही तेजी से फ्लाई कर सकता था। वो होंगी से कह रहा था कि अभी भी मैंने जो भी फ्लाइंग सोर्ड्स कलेक्ट की है उसमें से तुम जो चाहे वो ले सकती हो या फिर तुम सारी सोर्ड्स भी रख सकती हो, ये तुम्हारी मर्जी है। जिस पर होंगी कह रही थी कि ना मुझे वो सब नहीं चाहिए, अगर बाद में कभी जरूरत पड़ी तो मांग लूंगी। अब फैंगन उसे बता रहा था कि इस ट्रेनिंग में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, जैसे कि मेरा इमॉर्टलिटी से कोई कनेक्शन है। देखा जाए तो मैं एक सर्वेंट था लेकिन आज मैं यहाँ पर हूँ, शायद यही मेरी तकदीर थी और आगे चलकर मैं जरूर से एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। इस जर्नी में मुझे बहुत से लोगों ने मदद की है और उनमें से सबसे खास तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं आउटर डिसाइपल बन पाया। तुमने मुझे कई सारी चीजें सिखाई है, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से बचाऊंगा। उसकी बातों से होंगी बहुत खुश थी, मानो उसकी कोई दुआ कबूल हो गई हो। और तभी उन्हें कुछ आवाजें आने लगती है तो ये लोग चुपके से उन आवाजों को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर मॉलिन और किंग शुई के दरमियान फाइट चल रही थी। होंगी फैंगन को बताने लगती है कि ये लाल कपड़ों वाला ईवल सेक्ट का सन की मॉलिन है। इधर मॉलिन ईवल फ्यूम का यूज करके किंग शुई पर अटैक कर रहा था। उस ईवल फ्यूम को देख के फैंगन को याद आता है कि उस पर इस ईवल फ्यूम से पहले भी एक बार हमला हो चुका है। वो होंगी से कहता है कि उस वक्त मेरे टैलिस्मान ने मुझे इस ईवल फ्यूम से बचा लिया था, लेकिन तब मुझे ये बात पता नहीं थी कि ये ईवल फ्यूम इतनी ज्यादा खतरनाक है। जिस पर होंगी कह रही थी कि वैसे देखा जाए तो इस ईवल फ्यूम की भी एक हिस्ट्री है। इसे इंपीरियल डीमन वाइन से निकाला गया था। ये सेम टू सेम हेवनली रूस्टर यांग रूप जैसी ही पावरफुल है, बस एक है यिन और दूसरी है यांग। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, किंग शुई के पास 2 ब्लेड्स है जिनकी मदद से वो इस ईवल फ्यूम को आसानी से हरा पाएगी। इधर मॉलिन कह रहा था कि किंग शुई, मैंने मेरी रियल स्ट्रेंथ को छुपाया है और तुम तो बस अवतार रेल्म के 4थे लेवल की कल्टीवेटर हो, इसलिए तुम मेरे ईवल गॉड के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाओगी। तो फैंगन तुरंत किंग शुई की मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन होंगी उसे रोक रही थी। वो कहती ये फाइट 2 मास्टर्स के दरमियान की है, अगर तुम वहाँ गए तो मारे जाओगे। लेकिन फैंगन को सारी बातें याद आ रही थी कि किंग शुई ने उसकी कितनी मदद की है, इसलिए वो होंगी का हाथ छुड़ाते हुए कह रहा था कि मेरे पास टैलिस्मान है तो प्लीज मेरी फिक्र मत करो। मगर होंगी उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो फैंगन जबरदस्ती अपना हाथ छुड़वा के वांग मॉलिन के साथ फाइट करने चला जाता है, जिसके बाद वो सिल्वर स्नेक सोर्ड का यूज करके सीधा वांग मॉलिन पर हमला कर देता है। लेकिन मॉलिन फैंगन और किंग शुई इन दोनों के साथ बराबरी से मुकाबला कर रहा था। किंग शुई देखती कि मॉलिन के अटैक से फैंगन बाल बाल बच गया है, लेकिन तभी उसके हाथों से अपनी सोर्ड नीचे गिर जाती है। अब फैंगन के पास कोई ऐसा वेपन नहीं था जिससे वो मॉलिन के अटैक को रोक पाए। तब तक ईवल फ्यूम उसके एकदम ही करीब आ चुकी थी, लेकिन किंग शुई अपनी ब्लेड से उस पर अटैक करके फैंगन को बचा लेती है। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉलिन के साथ फाइट कर रही थी। इससे मॉलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम 1 नंबर की कमीने और घमंडी हो। मुझे पता है कि तुम इस बंदे को बचाना चाहती हो ना, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अब मैं तुम्हें मेरी ईवल फ्यूम की रियल पावर शो करूंगा। जिसके बाद वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक किंग शुई पर कर देता है। उसने बहुत बड़ा ईवल स्कल बना लिया था जो सीधा किंग शुई पर अटैक करने आगे बढ़ता है। तो किंग शुई भी उसके हमले को
काउंटर करने लगती है, जिसकी स्ट्रॉन्ग ऑरा से ही फैंग हान घायल हो गया था। इधर किंग शुई अपने पावरफुल ब्लेड्स का यूज करके कमजोर हो गई थी, तो फैंग हान अपनी सोड का यूज कर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। इसलिए वो मॉलिन पर ही अटैक करने चला जाता है, लेकिन वो उसे कुछ कर पाए इससे पहले इवल एनर्जी ने उसे दूर फेंक दिया था। वहीं दूसरी तरफ किंग शुई भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। मॉलिन अब लगातार फैंग हान पर हमला करता जा रहा था, तो उसे बचाने के लिए किंग शुई अपनी बची कुची पावर्स का यूज करती है। तो अब उससे निपटने के लिए मॉलिन भी हवा में फ्लोट करता है। वो एक साथ इन दोनों से निपट रहा था और इससे हमें पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इधर हांगी फैंग हान के पास आ जाती है। वो उससे कह रही थी कि ये जंग तुम्हारे लिए नहीं है, ये दो मास्टर्स की फाइट है। और तभी इन पर इवल फ्यूम अटैक करने आ गई थी, जिससे लोग जैसे तैसे बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉलिन किंग शुई पर भारी पड़ गया था। वहीं पर हम जिन शिताई को देखते हैं, जो ये सारा तमाशा देखकर काफी खुश हो रहा था, क्योंकि ये सारी प्लानिंग उसी ने की थी। अब फैंग हान देखता है कि किंग शुई मॉलिन के हाथों मारी जाने वाली है, तो हांगी उससे कहती कि प्लीज वहाँ मत जाओ, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। इनफैक्ट यान भी उससे कह रहा था कि तुम्हारी डिवाइन पावर बहुत कमजोर है, तुम इस इवल फ्यूम को झेल नहीं पाओगे। लेकिन फैंग हान पिंक प्रिंस के ब्लडी मैजिक सूट को एक्टिवेट करके मॉलिन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। किंग शुई देखती कि फैंग हान अपनी जान पर खेल के उसे बचा रहा है, मगर तब तक मॉलिन ने कई सारे इवल स्कल बना दिए थे, जिससे फैंग हान का बचना मुश्किल था। तो अब किंग शुई अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिससे वहाँ पर थंडर पाइथन क्रिएट हो गया था। उसमें हेवनली पावर्स थी। तब तक हांगी फैंग हान को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। उसने फैंग हान को नीचे धक्का देकर खुद उसकी जगह ले ली थी, ताकि फैंग हान की जान बच जाए, और इसी वजह से वो इवल फ्यूम की चपेट में आ जाती है। इधर फैंग हान नीचे गिरते हुए कह रहा था कि हांगी तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ किंग शुई ने लेवल अप करके वो हेवन ह्यूमन रेल में पहुंच चुकी थी, और अब उसकी पावर से मॉलिन भी घायल हो जाता है। अब किंग शुई तुरंत ही जाकर हांगी को पकड़ लेती है। हांगी देखती कि किंग शुई ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया है। वहीं पर जिन शिताई देखता है कि मॉलिन तो हार के कगार पर है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब फैंग हान जल्दी से जाकर हांगी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो कहती कि अरे मेरी फिक्र नहीं करो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो फैंग हान को यकीन दिलाने के लिए थोड़ा सा गाना भी गा के दिखाती है। इससे वो कंफर्म हो जाता है कि हांगी तो खतरे से बाहर है। जिसके बाद वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया था, आइंदा से कभी ऐसा मत करना, मगर हांगी उससे कुछ छुपा रही थी। वो कहती देखो मिस किंग शुई हेवन ह्यूमन रेल में पहुंच चुकी है। इधर किंग शुई हेवन ह्यूमन लाइटनिंग इन थंडर पाइथन को क्रिएट करती है, जिन्हें देखकर फैंग हान बहुत हैरान था। अब वो दोनों पाइथन मॉलिन पर जबरदस्त अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर फैंग हान बहुत खुश हो गया था। वो कहते देखो हांगी ये कितना ज्यादा पावरफुल अटैक है, मगर मॉलिन उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो किंग शुई को धमकी देकर वहाँ से भाग गया था। इधर हांगी अचानक से ब्लड वोमिटिंग करने लगती है, जिसे देख फैंग हान काफी डर गया था। बड़ी तेजी से जाकर हांगी को संभालने लगता है। किंग शुई भी थोड़ी दूरी से ये सब देख रही थी। फैंग हान रोते हुए हांगी से पूछ रहा था कि हांगी तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम ठीक हो। जिस पर हांगी कहने लगती कि मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर फैंग हान काफी रो रहा था। उसके आंसू हांगी की चिक पर पड़ने लगते हैं, तो कहते कि तुम एक रियल मैन हो, इसलिए प्लीज रो मत। तो फैंग हान किंग शुई से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मास्टर प्लीज इसे बचा लीजिए। जिस पर वो कह रही थी कि हांगी की प्रिमोर्डियल स्पिरिट ब्रोकन हो चुकी है, इसलिए मैं अब उसे बचा नहीं पाऊंगी। तो अब फैंग हान के पास रोने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। हांगी उससे कहती कि फैंग हान मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे एक अच्छी दोस्त मानते हो, एक ऐसी दोस्त जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानती। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था कि तुम किसी और से प्यार करते हो, लेकिन अब मैं मर रही हूँ, तो ये बात मैं अपने सीने में दबा कर नहीं रख सकती। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम जरूर, लेकिन अपनी बात पूरी होने से पहले ही वो दम तोड़ देती है। हांगी की मौत से फैंग हान पूरी तरह से टूट गया था। अब वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। उसे हांगी के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे। वो कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मैंने इस दुनिया में बस दुखों का सामना किया, मगर तुमने मेरी जिंदगी में आकर उन्हें मिटा दिया। तुमने मुझे और कड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया। आज मैं जो भी हूँ उसमें तुम्हारा हाथ है। तुम एक प्रिंसेस होकर भी मुझे से गुलाम को अपना दोस्त बनाया, मुझसे प्यार किया। तुमने ये साबित किया कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे प्यारे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, और आज तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन मैं तो इतना मजबूर और बेबस हूँ कि तुम्हारी कोई मदद नहीं कर
पाया, जिसके बाद वो होंगी को टच करते हुए कह रहा था कि मैं जिसकी फिक्र करता था वो मुझसे काफी दूर जा चुकी है और जो मेरी परवाह करती है वो यहीं पर मेरी बाहों में होके भी कोसों दूर है। वो इतनी दूर है कि मैं कभी उससे मिल नहीं पाऊंगा। और तभी होंगी की सोड चमकने लगती है। उस पर लगा हुआ क्रिस्टल ग्लो कर रहा था, मगर फैंगान को उस पर ध्यान नहीं जाता। वो कहते होंगी अगर मौत के बाद भी आफ्टर लाइफ है तो मैं जरूर तुम्हें सेफ रखूंगा। तभी किंगशुई वहाँ पर आ जाती है। वो कहती फैंगान तुम दोनों ने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ खतरे में डाली, तुम्हारी मदद से ही मैं हेवन ह्यूमन रेल्म तक पहुँच पाई और इसी वजह से मैं मॉलिन को हरा पाई। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती, इसलिए आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यहाँ से वापस जाने के बाद मैं मेरे फादर को संदेशा भेजूंगी कि तुम्हें उनका एडॉप्टेड सन एक्सेप्ट करें। तुम अब हमारे गुलाम नहीं बल्कि हमारी फैंग फैमिली के बेटे हो। साथ ही तुम्हारे फादर की मेमोरियल टैबलेट भी अपनी फैंग फैमिली के एंसेस्ट्रल श्राइन में रख दी जाएगी। आज के बाद तुम्हारी ब्लड लाइन का कोई भी बंदा गुलाम नहीं बनेगा। फैंग हान ये सब सुन के सोच रहा था कि मास्टर आज फाइनली मैं गुलामी से आजाद होकर तुम्हारी बराबरी का हो चुका हूँ। मुझ पर अब गुलामी का कोई ठप्पा नहीं, मगर ये होने के लिए मेरी होंगी को अपनी जान देनी पड़ी। मैं उसकी लाश से गुजर कर आजाद हो गया, इसलिए मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं। अब किंगशुई उससे कहती कि तुम आज के बाद मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करती हूँ। तो फैंगान मायूस होकर उसे थैंक यू बोलता है। इधर सीनियर हुआ सभी पॉइजन डिसाइपल को एक मास्टर के पास छोड़ देते हैं ताकि वो उनका इलाज कर पाए। इधर किंगशुई फैंगान से कहती कि होंगी तो मर चुकी है, हम उसे वापस नहीं ला सकते, तो अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, यहाँ पे रुकना खतरनाक है। तो फैंगान कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं मॉलिन को खत्म करके मेरी होंगी का बदला लूंगा। जिस पर किंगशुई कहती कि वांग मॉलिन बुरी तरह से घायल है, मेरे ख्याल से ओशियानजिन अर्थवेन में गया होगा ताकि वो खुद को रिकवर कर पाए, तो हम अभी जाके उसे खत्म कर देंगे। जिस पर फैंगान कहता है कि पहला मुझे लानियो टाउन जाना है, वहाँ पर हमारे कई सारे डिसाइपल है, मैं होंगी को उन्हें सौंप दूंगा ताकि वो लोग होंगी को सेक्ट में वापस ले जा पाए। मैं उसे एक प्रॉपर बरियल देना चाहता हूँ ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। जिसके बाद वो थंडर पाइथन पर सवार होके कहता है कि अब वांग मॉलिन को मुझसे कोई बचा नहीं सकता, मैं ईवल स्नेक को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। जिसके बाद ये दोनों लैन्यू सिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं पर हम होंगी की सोर्ड सोल को देखते हैं जो फैंगान के डोमेन ड्रैगन पिक्चर में समा गई थी। अब हमें युवा सेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर हुआ के साथ की बच्चियां एल्डर को बताती है कि हाना रेगिस्तान में युवान और पिंक प्रिंस के दरमियान बैटल हुई जिसमें हमारा भारी नुकसान हो गया। हमारी सीनियर मो लियू कांग और प्रिंस बाव मारे गए और ये बाकी बचे डिसाइपल पॉइजन्ड है। उनकी सोल को सीनियर हुआ ने प्रिजर्व किया है, लेकिन अभी भी हमारे 2 डिसाइपल गायब है जिनमें फैंगान और होंगी। साथ ही पिंक प्रिंस भी अब गायब है। शायद ये दोनों लोग डिमोनिक कल्टीवेटर से मिले थे और पिंक प्रिंस के लिए काम करते हैं। जिस पर वो एल्डर कहते कि इसका फैसला तो खुद एल्डर टियानशिंग करेंगे, तुम्हें अपना छोटा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। वही दूसरी तरफ फैंगान और किंगशुई होंगी को लैन्यू सिटी छोड़ के एक केव के पास पहुंच चुके थे। किंगशुई अपनी पावर्स का यूज करके बताती है कि वांग मॉलिन यहीं पर छुपा है। जिस पर फैंगान कहता है कि हाँ सीनियर मुझे भी यही लग रहा। तो किंगशुई उससे कहती कि आज तुमने मुझे मास्टर नहीं बोला बल्कि सीनियर बोला है। तो कहता है कि अब मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, तो मुझे आपको मास्टर नहीं बल्कि सीनियर ही बोलना पड़ेगा। जिस पर किंगशुई भी अग्री हो जाती है। वो कह रही थी कि मैं कल्टीवेशन में तुम्हारी बहुत मदद करूंगी। इधर फैंगान होंगी की सोड को देखकर कह रहा था कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। अभी किंगशुई उस सोड में अपनी लाइटनिंग पावर्स डाल के उसे और ज्यादा पावरफुल बना देती है। वो कहती है कि इस सोड का एक ही अटैक तुम्हारे दुश्मन को पैरालाइज कर देगा। जिसके बाद ये दोनों उस केव में पहुंच जाते हैं। वहीं पर हम जिन शिताई को देखते हैं जो इन पर नजर रखे हुए था। वहीं दूसरी तरफ हम 2 डिसाइपल को देखते हैं जो एल्डर फैंग से मिलने आए थे। दरअसल एल्डर हानहाई रेगिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में इनसे जानकारी ले रहे थे। तो लोग बताते हैं कि किंगशुई की जान खतरे में थी, मगर जीडियन पिक के एक डिसाइपल ने उन्हें बचाया। अब वो डिसाइपल कहाँ पर है ये किसी को पता नहीं। इधर फैंगान और किंगशुई उस प्राचीन केव में पहुंच गए थे। वहाँ पर कई सारे बैड डीमन थे जिन्हें फैंगान थंडर स्वॉर्ड से घायल कर रहा था। वो देखता है कि उस जगह पर गोल्डन ऑरा है, तो किंगशुई उसे बताती है कि ये शुएनजिन अर्थ वेन से ये हमारे कल्टीवेटर्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है, मगर डिमोनिक कल्टीवेटर्स इसे हासिल करना चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर जरूर डीमंस रहते होंगे। मगर तभी ड्रैगन यान फैंगान को बता रहा था कि ये लड़की वेंस की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। ये अर्थ वेंस इतनी भी खास नहीं और ना ही कल्टीवेटर्स को इससे ज्यादा फायदा मिलता है। और अब हमें डीमन सेक के 2 एल्डर्स दिखाए जाते हैं जिनमें से एक एल्डर कह रहा था कि पिंक प्रिंस कहाँ गायब हो गया, अभी तक तो उसने वापस आना चाहिए था। जिस पर वो दूसरा एल्डर कहता है कि अगर वो जीत गया तो अच्छी बात है और हार भी गया तो कोई मसला नहीं, मैं इसके बारे में जो भी जानकारी है वो बस हमारे ग्रैंड एल्डर को दे दूंगा, मुझे तुम्हें कुछ बताने की लोड नहीं है। तो कुबड़ा एल्डर कह रहा था कि तुम बकवास
बकवास मत करो। इमॉर्टल्स और हमारे दरमियान जो भी मसले हैं वो मुझे पता होने चाहिए, क्योंकि जल्दी हम लोगों में जंग होने वाली है और इसी वजह से हमने हानाई रेगिस्तान में हमारा अल्टर सेटअप किया था, मगर अब पिंक प्रिंस की वजह से वो अल्टर खतरे में है। इधर ये दोनों उस केव को एक्सप्लोर करते हुए डीमन लॉर्ड के अल्टर के पास पहुँच जाते हैं। किंग शुई कह रही थी कि पता नहीं क्यों डीमन लॉर्ड ने इतनी छोटी जगह पर अपना अल्टर क्यों बनवाया, और तभी उन्हें आवाज आती है कि तुम दोनों की इतनी मजाल कि तुम हमारे अल्टर में घुस जाओ। बताओ, तुम्हें हमारे डीमन लॉर्ड के अल्टर में आने की परमिशन किसने दी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी पावर से मुझे यानी मॉलिन को हरा पाओगे? जिस पर किंग शुई कह रही थी कि मॉलिन, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारे डीमन सेट पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। मैं भी तुम्हारे डीमन लॉर्ड की पावर्स को देखना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि डीमन लॉर्ड से तुम बाद में निपट लेना, पहला तुम्हें मेरे इन छोटे छोटे डीमंस का मुकाबला करना होगा। और अब मॉलिन उनके सामने आ जाता है। वो कह रहा था कि ये मॉलिन का वादा है कि आज तुम दोनों भी कब्र तक जरूर जाओगे। मॉलिन को देखते ही फैंगान के खून में आग लग गई थी, जिसके बाद मॉलिन अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वहीं पर हम उस लूजर जिन शिताई को देखते हैं जो छुप कर ये सब देख रहा था। मॉलिन कह रहा था, किंग शुई, हमारी पहली बैटल में मैं थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद वो अल्टर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हारी मुलाकात हमारे डीमन लॉर्ड से करवा दूंगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं वही पूरी करेंगे। फैंगान तो अब मॉलिन को मारने जा ही रहा था, मगर किंग शुई उसे रोकते हुए कहती कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे इसे हैंडल करने दो, तब तक तुम यहाँ मौजूद बाकी डीमंस को खत्म कर दो। अब किंग शुई तुरंत ही अपने थंडर पाइथन को समन करके मॉलिन पर हमला कर देती है। इधर मॉलिन ने भी अपना स्कल क्रिएट करके उसे काउंटर करना शुरू कर दिया था। उन दोनों की इस भयानक अटैक से वो पूरी केव शेक होने लगती है। इधर फैंगान बाकी डीमंस को पैरालाइज कर रहा था। उसके एक ही वार में डीमंस तड़प रहे थे, मगर वहाँ पर डीमंस की कोई कमी नहीं थी। इधर मॉलिन ने अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उसका पेट मटके जैसा फूल जाता है। वो किंग शुई को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन किंग शुई के थंडर पाइथन ने उसके अटैक को रोक दिया। इधर जिन शिताई कहता है कि मैंने भी अब इस कमीने पर हमला कर देना चाहिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो कहता है, किंग शुई, रेगिस्तान में तो तुम मुझसे बच गई, लेकिन अब नहीं बच पाओगी। और अब वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुमने मेरे 8 डिसाइपल और 8 क्रेन्स को मारा है, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। जिसके बाद वो भी किंग शुई पर हमला कर देता है, मगर किंग शुई ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसे भी घायल कर दिया था। अब उसका अगला टारगेट था मॉलिन, तो उसे भी अपनी थंडर पावर से घायल कर देती है। इधर फैंगान डीमंस को मार रहा था, तब यान उसे बताता है कि तुम इन्हें मारते रहो और मैं उनका ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करके उसे रिफाइन कर प्योर ब्लड बोलस बना दूंगा। तो फैंगान उसे इस ब्लड बोलस के बारे में पूछने लगता है। यान कहता है कि ये हमारी हुआंग चुआन सेक की प्राचीन टेक्निक है, इससे ब्रेक थ्रू करने में भी बहुत मदद मिलती है। जिसके बाद वो अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि इससे तुम्हारी ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यान मरे हुए डीमंस की पिल्स को निकाल कर फैंगान के लिए प्योर ब्लड बोलस बना देता है, जिसे कंज्यूम करते ही फैंगान की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो एक ही झटके में कई सारे डीमंस को निपटा देता है। इधर किंग शुई ने मार मार के मॉलिन की हालत खराब कर दी थी, इसलिए वो फाइनली 7 डीमन सोल एक्सचेंज टेक्निक का यूज करता है। इससे वहाँ पर एक लाइट रिलीज होकर डीमंस की सोल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। इन डीमंस की सारी पावर मॉलिन को मिलने वाली थी। इधर फैंगान के सामने सुप्रीम कमांडर ऑफ असुरा पहुंच जाता है। वो फैंगान से कह रहा था कि तुम बहुत पावरफुल हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम डीमन लॉर्ड के हाथों मारे जाओ, इससे तो तुम्हारा टैलेंट बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम अपनी तलवार डाल के सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यान कहता है कि असुरास तो बहुत कमीने और ब्रूटल होते हैं, तो भला ये इतना प्यार से बात क्यों कर रहा होगा। इसलिए वो फैंगान को बताता है कि ये तुम्हें कैप्चर करके किंग शुई को धमकाना चाहता है, ताकि वो तुम्हें बचाने के चक्कर में हार मान ले। इसलिए फैंगान तलवार नीचे डालने से मना कर देता है। अब उसकी ना सुनते ही असुरा ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो फैंगान यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उसके एक हाथ को पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद वो एक और ब्लड बुलेस कंज्यूम कर लेता है। इसी वजह से वो असुरा के हर एक अटैक से बचता जा रहा था। असुरा कहता है कि लड़के, वाकई तुम बहुत खास हो और मैं टैलेंट की कदर करता हूँ, मगर तुम हार नहीं मानोगे, इसलिए अब तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो फैंगान पर जंप लगा देता है। इधर यान ने फैंगान में हुआंग चुआन की ट्रू पावर्स डाल दी थी। वो कहता है, फैंगान अब इससे तुम असुरा पर हमला कर दो। तो फैंगान एक ही स्लैश अटैक में असुरा को नीचे गिरा देता है। असुरा कह रहा था कि बाप रे, ये लड़का तो बहुत खतरनाक है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, मगर फैंगान ने हुआंग चुआन ट्रैप का यूज करके उसे जकड़ लिया था। वो असुरा उससे पूछ रहा था कि मेरे बाप आखिर तुम हो कौन, मगर जवाब के तौर पर फैंगान उसके माथे में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे वो असुरा तुरंत ही खत्म हो गया था। अब यान फैंगान के पेट से अपना हाथ बाहर निकाल कर उसके ब्लड एसेंस को भी कलेक्ट कर लेता है। वो कहता है कि इससे हम
हम बहुत ही पावरफुल ब्लड बोलर्स बना सकते हैं। इधर फैंग हान सोच रहा था कि मुझ में सुपरनेचुरल पावर्स कहां से आ गई। तो यान उसे बताता है कि वो मेरी पावर्स है, मगर मैं इससे ज्यादा पावर्स फिलहाल तो यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद वो कहता है कि वो सुरा से ही कह रहा था डीमन लॉर्ड तुम्हें मार सकता है, तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मगर फैंग हान पीछे हटने से मना कर देता है। इधर एक डीमन अपने एल्डर्स के पास खबर देने पहुंच चुका था। वो कह रहा था कि डीमन लॉर्ड के अल्टर पर दो बेवकूफ डिसाइपल ने हमला किया है। ये सुनकर तो एल्डर्स शॉक हो गए थे। वो कहते कि वो जगह तो सीक्रेट थी, तो वहाँ पर ये डिसाइपल कैसे पहुँच गए। जिस पर वो डीमन बता रहा था कि हमारे सीनियर मॉलिन को किंगशुई नाम की बंदी ने बुरी तरह से घायल किया था, तो उससे बचने के लिए अल्टर में छुप गए। शायद उन्हीं को फॉलो करके किंगशुई वहाँ पर पहुँच चुकी है। ये सुनकर एक एल्डर और दूसरे कुबड़े एल्डर से कह रहा था कि मॉलिन तुम्हारा ही डिसाइपल है और उसी की वजह से हमारा अल्टर खतरे में है। अब तो हमें हार माननी ही पड़ेगी। जाओ हमारे सभी डिसाइपल को वापस आने का हुक्म दो। जिस पर वो कुबड़ा एल्डर कह रहा था कि तुम ऐसे ही जंग से पीछे नहीं हट सकते, ये तो डरपोक होने की निशानी है। तो एल्डर कहता है कि ये सब मॉलिन की वजह से ही हुआ है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद ही रखो। मगर वो कुबड़ा एल्डर तो पिंक प्रिंस पर उंगली उठा रहा था। वो कहता है कि पिंक प्रिंस तुम्हारा डिसाइपल है और उसी ने लानियो सिटी में तबाही मचा दी थी। उसकी इसी हरकत की वजह से युवा सेक्ट ने अपने डिसाइपल वहाँ भेजे। अगर पिंक प्रिंस अपने औकात में रहता तो ये जंग नहीं होती। जिस पर वो एल्डर कहता है कि देखो पिंक प्रिंस तो एक बहाना है, वैसे भी इमॉर्टल्स हमारे साथ कोई ना कोई रीजन ढूंढकर जंग करने ही वाले थे। फिलहाल तो हमें इसकी खबर हमारे ग्रैंड मास्टर को देनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ किंगशुई ने मॉलिन को कहीं का नहीं छोड़ा। वो कह रही थी कि तुम्हारी मौत कंफर्म्ड है, चाहे तुम किसी भी टेक्निक का यूज क्यों न करो। जिसके बाद वो मॉलिन पर जबरदस्त अटैक कर उसका इवल गोल्ड छीन लेती है। वो कह रही थी कि मॉलिन मुझे देखना है इस गोल्ड के बिना तुम्हारी क्या औकात है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।